हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार गुप्त, सहायक प्राध्यापक, शासकीय लरंगसा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामानुजगंज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमए 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के लिए इंडिया एंड द वर्ल्ड पेपर से यूनिट 4 में भारत और रूस के संबंध विशिष्टता शीतयुद्ध समाप्ति के बाद, इसको हम यूएसएसआर का विघटन भी कह सकते हैं कि उसके विघटन के कालखंड का विशेष तौर पर। तो शुरू करते हैं। भारत और रूस के संबंध। जब भी भारत और रूस के संबंध की चर्चा होती है तो एक सामान्यतः एक ऐसे राष्ट्र की छवि उपस्थित होती है हमारी ध्यान में, हमारे मस्तिष्क में, जो कि एक स्वाभाविक मित्र है, एक स्वाभाविक मित्र राष्ट्र है। समय की गणना के हिसाब से अगर हम पूर्व सोवियत संघ और उसके विघटन के बाद के रूस, उन दोनों को देखें, उनके दोनों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध को देखें, तो इस समय को दो कालखंडों में सामान्यतः बांट सकते हैं। पहला कालखंड में हम भारत की स्वतंत्रता से लेकर 1991 तक का कालखंड, जब भारत और सोवियत संघ के संबंध, उसमें हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरा 1991 के बाद से लेके अब तक, जो अभी का रूस है, जो यूएसएसआर का वास्तविक उत्तराधिकारी है। भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। ना ही वो अमेरिकी गुट में शामिल हुआ, ना ही वो सोवियत गुट में शामिल हुआ। उसने स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने के उद्देश्य से गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। उस गुटनिरपेक्षता की नीति को उसने नेतृत्व भी प्रदान किया, इस कारण वो एक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। अमेरिकी गुट से भारत के पड़ोसी पाकिस्तान ने इसके सैनिक संगठन सेंटो में शामिल हो गया। भारत गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण साम्राज्यवाद, नवोपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद, इन विचारों का, इस सिद्धांतों का विरोध करता है, और सोवियत संघ भी इन विचारों का विरोध करता था, असहमति जताता था, आलोचना करता था। इस कारण से और भौगोलिक सामरिक परिस्थितियों के कारण, चूंकि पाकिस्तान अमेरिका के पक्ष में जा चुका था, भारत की विदेश नीति का झुकाव कहीं ना कहीं यूएसएसआर की तरफ अघोषित तौर पर रहा। ये सब यूएनओ के स्तर पर अगर कश्मीर का मामला उठाया गया तो सोवियत संघ का हमारा पक्ष, भारत का पक्ष लेना। 1962 है, 65, 71 के युद्धों में सोवियत संघ के द्वारा भारत का पक्ष लेना, भारत के पक्ष को जायज ठहराना। यहाँ तक कि अमेरिका के द्वारा 1971 के युद्ध में जो भारत पर दबाव बनाया गया पाकिस्तान के पक्ष में, उस कारण से भारत ने सोवियत संघ के साथ रक्षा मैत्री संधि कर ली। इन सब चीज़ों से स्वभाव से सोवियत संघ की तरफ भारत का झुकाव रहा। भारत में भी वैचारिक तौर पे सामाजिक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, योजनाबद्ध तरीके से विकास के मॉडल को अपनाया गया, जो कहीं ना कहीं सोवियत संघ से मेल खाता था, उनकी आर्थिक नीतियों से मेल खाता था। आने वाले समय में 1991 से पहले यूएसएसआर में, चूंकि यूएसएसआर में मिखाइल गोर्बाचोव की पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति के कारण और तात्कालिक परिस्थितियों के कारण, चूंकि शीत युद्ध के कारण अमेरिका सोवियत संघ के ऊपर काफ़ी आर्थिक दबाव और अन्य तरीके के दबाव बने, जिस कारण से 1991 आते आते सोवियत संघ का स्पष्टतः विघटन हो गया। और उस विघटन के पश्चात, चूंकि सोवियत रूस उसका सबसे बड़ा राष्ट्र था, भूमि के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे, औद्योगिक व कृषि उत्पादन के आधार पे, और सारी चीज़ों के आधार पे, तो स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पे सोवियत रूस सामने आया। और इसी वजह से
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यूएनओ में सोवियत संघ की स्थायी सदस्यता की सीट को रूस को दिया और उसके जो संधियों के जो दायित्व थे अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संधियों को, वो भी रूस ने निभाना स्वीकार किया। इसी समय 1991 में भारत की आर्थिक परिस्थितियां में एक नाटकीय परिवर्तन आया। उसके कारण भारत की सरकार को उदारीकरण और वैश्वीकरण को नीति को अपनाया, जो कि कहीं ना कहीं पूंजीवाद की तरफ थी। और रूस के विघटन, सोवियत संघ के विघटन होने के बाद अमेरिका अपने आप में विश्व में एक महाशक्ति, सैन्य महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, सैन्य दृष्टिकोण से भी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि तुरंत ही उसका इतना बड़ा विघटन हुआ था जिसमें बहुत सारे राष्ट्र अलग अलग निकल गए। इसमें कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भी बहुत सारे राष्ट्र थे यूरोप के, खासकर पूर्वी यूरोप के। इन सब चीज़ों से भारत और रूस के संबंधों पे कुछ प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब तक सोवियत संघ भारत का एक सबसे बड़ा सहयोगी था, खासकर हथियारों की सप्लाई के मामले में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर यूएनओ में भारत का पक्ष लेने के संदर्भ में। तो इस संबंध में 1993 में रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन भारत आए और इन दोनों ने मित्रता एवं सहयोग से जुड़ी एक संधि को हस्ताक्षरित किया। ये 1971 की भारत सोवियत संघ की जो रक्षा मैत्री संधि थी उसको प्रतिस्थापित करती है। और इसी समय बोरिस येल्त्सिन के द्वारा कहा गया कि भारत और रूस के मध्य जो व्यापार और तमाम तरीके की सहयोग की जो अनावश्यक बाधाएं हैं उसको दूर किया जाएगा। 1994 में भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी रूस की यात्रा पर गए। वहाँ से सैनिक साजो सामान के व्यापार के बारे में उनकी काफ़ी चर्चा हुई, जहाँ से सहयोग भी हुआ। और रूस को भी यह एहसास हुआ कि हिंद महासागर और एशिया प्रशांत क्षेत्र में रूस के हितों के लिए भारत के साथ अच्छे संबंध होना इस क्षेत्र के संतुलन के लिए आवश्यक है। 1996 में एक बार फिर बोरिस येल्त्सिन भारत आए। उन्होंने वादा किया कि रूस पाकिस्तान को MiG-29 की आपूर्ति नहीं करेगा। इसी वर्ष भारत रूस के साथ सुखोई MKI-30 लड़ाकू विमानों के बारे में एक समझौता हुआ। 1997 में भारत के प्रधानमंत्री HE देवगौड़ा जी रूस की यात्रा पर गए और दोनों देशों के मध्य 6 विषयों पे, जिसमें दोहरे कराधान की समस्या, सीमा शुल्क के संबंध में समस्या, जो परमाणु ऊर्जा के संबंध में, आपराधिक मामलों में एक दूसरे की कानूनी सहायता, वाणिज्यिक दूतावास और खेल व संस्कृति में सहयोग आदि से संबंधित समझौते किए गए। राष्ट्रपति येल्त्सिन ने कहा कि भारत की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए रूस पाकिस्तान को हथियारों की बिक्री पे पाबंदी लगा दी। यूक्रेन को जो T-80 टैंकों और उनके कलपुर्जों की सप्लाई देनी थी, जो वो पाकिस्तान को देना चाहता था, उस पर भी रोक लगा दिया। और यहाँ तक कि बोरिस येल्त्सिन ने कहा कि यूएनओ में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का वो पूर्ण समर्थन करते हैं। इसी बीच समय गुजरा। 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में कारगिल का एक वॉर हुआ, जिसमें रूस के द्वारा पाकिस्तान को काफ़ी कड़ी चेतावनी दी गई कि अगर उसने वास्तविक नियंत्रण रेखा को परिवर्तित करने का थोड़ा सा भी प्रयास किया तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। फिर यूएसए में एक नया नेतृत्व भर के सामने आया, व्लादिमीर पुतिन का, जो भारत की यात्रा पर अक्टूबर 2000 में आए और यहाँ आने के बाद इस बात पर सहमति हुई कि प्रतिवर्ष नियमित तौर पे शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जाए, तभी भारत और रूस के संबंधों को गति दी जा सकती है। और तब से अब तक प्रतिवर्ष नियमित तौर पे दोनों राष्ट्रों के मध्य में
नियमित शिखर वार्ताएं आयोजित होती हैं। इसी सन 2000 में रूस के भारत दौरे के समय संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत यूएनओ में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की सदस्यता के लिए खुला समर्थन करता है। कश्मीर के मसले पर रूस का मानना है कि इसमें कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और वो बंद होना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो उत्पन्न हो रहे आतंकी खतरे हैं उसका मुकाबला करने के लिए संयुक्त कार्यदल की उन्होंने यहाँ पे घोषणा की। साथ ही सैनिक सहयोग में 4 समझौते हुए, जिसमें सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए एक अंतर सरकारी आयोग गठन होने की राष्ट्रपति पुतिन द्वारा बात कही गई। विमान वाहक पोत एडमिरल गोर्स्कोव को भारत को देने की बात हुई और T-90 टैंक भारत को देने की बात हुई। यहाँ पे ये विमान वाहक जो पोत है बाद में भारत में शामिल हुआ, जिसको INS विक्रमादित्य के नाम से हम सभी जानते हैं। इसके बाद सन 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की रूस की यात्रा हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर मास्को घोषणा पत्र के नाम से एक प्रपत्र जारी किया गया, जिसमें आतंकवाद की निंदा करते हुए राष्ट्रों के मध्य दोनों राष्ट्रों के मध्य सहयोग की बात की। 2004 में पुतिन की भारत यात्रा के दौरान व्यापार, अंतरिक्ष, ऊर्जा, संचार, वीजा नियमों में छूट संबंधित कुल 9 समझौते के बारे में 9 समझौते हुए। 2007 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए। उन्हें भारत के गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इसी समय उन्होंने तमिलनाडु के कुडनकुलम क्षेत्र में परमाणु रिएक्टर लगाने पर समझौता हुआ। वहाँ उन्होंने 4 परमाणु रिएक्टरों की बात की, जिसमें से प्रत्येक रिएक्टर की क्षमता 1000 मेगावाट रखने की बात की। और सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत उस समय भारत में रूस वर्ष मनाया गया 2008 में, और वहीं 2009 में रूस में भारत वर्ष के रूप में मनाया गया। ये एक सांस्कृतिक आदान प्रदान की एक प्रक्रिया थी। सन 2009 में भारत और रूस ने एक कदम आगे बढ़कर परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग किया। भारत को अवैध रूप से यूरेनियम देने, परमाणु तकनीक देने, रीप्रोसेसिंग का अधिकार और यूरेनियम को इनरिचमेंट बनाने की तकनीक का हस्तांतरण का समझौता हुआ। ये इस प्रकार का जो समझौता हुआ वो यूएसए के साथ परमाणु समझौते से बृहद था। उसमें बहुत सारी इस तरीके की सुविधाएं नहीं थी। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति मेदवेदेव की यात्रा 2 दिसंबर 2010 में हुई और एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। और उस घोषणा पत्र का जो टाइटल था वो था रूस और भारत की रणनीतिक साझेदारी के दशक पर उत्साह मनाना तथा अग्रिम दृष्टि, मतलब जो समय बीत गया उसका उत्साह मनाना, उत्सव मनाना और आगे के समय के लिए एक अग्रिम दृष्टि रहे हमारे आपसी द्विपक्षीय संबंधों में। तो इसमें कहा गया कि द्विपक्षीय व्यापार को और बेहतर बनाने के लिए अभी जो 4.5 बिलियन US डॉलर है उसको 2015 तक 20 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। ऊर्जा क्षेत्र में लाभकारी सहयोग की बात की गई। 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमानों के लिए एक जॉइंट प्रोडक्शन यूनिट की बात की गई, आपसी सहयोग की बात की गई और भारत में एक विज्ञान और तकनीक का एक संयुक्त इंस्टीट्यूशन स्थापित करने की बात हुई। साथ ही भारत को जो रूस का नेविगेशन सिस्टम था ग्लोनास, जो कि 2009 में सक्रिय हुआ था, के अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए समझौता हुआ। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है
कि 1991 के सोवियत संघ के विघटन के बाद सन 2000 से लेकर 2010 के बीच सोवियत रूस की आर्थिक शक्ति में और विकास की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई, क्योंकि 2002 से लेकर 2008 के मध्य में तेल की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, जिस कारण और इस समय में रूस में तेल और गैस का काफ़ी बड़ा उत्पादन हुआ और रूस ने इससे काफ़ी लाभ कमाया और उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हुई और विश्व परिदृश्य पे उसने अपनी क्षमताओं को फिर से प्रदर्शित करने का प्रयास किया। इसी समय जो यूरोपियन राष्ट्र थे अमेरिका के नेतृत्व में, जबकि इस समय तक रूस G7 जिसमें वो रूस बिगड़ा था उसको G8 कहने लगे, वहाँ रूस की बात को उतना महत्व तो नहीं दिया गया। दूसरा, जो नाटो संगठन था उसमें रूस के जो पड़ोसी देश थे जैसे यूक्रेन है, जॉर्जिया है, उनको शामिल किया गया, मतलब नाटो की सीमाएं रूस के बॉर्डर तक पहुंच गई। इस कारण से रूस यूरोपियन राष्ट्रों को लेकर शंका रखता था, एक अविश्वास का भाव था। इस कारण रूस ने भारत, चीन के साथ में एक रणनीतिक संबंध, सैनिक संबंध बनाने का प्रयास शुरू किया, जिसके लिए उसने SCO शंघाई सहयोग संगठन का इस्तेमाल किया और उसके तहत उसने चीन को उसमें सैनिक तरीके से जोड़ने का, उस आदान प्रदान, बाकी से भारत को भी उसका पर्यवेक्षक का दर्जा दिलाया। और बाद में 2017 में जाके भारत उसका पूर्ण सदस्य बना, क्योंकि भारत की ऐसी इच्छा भी थी और उस इच्छा को USA ने माना भी था और USA के प्रयास से भारत को वो 2017 में वो सदस्यता प्राप्त भी हुई थी। फिर 2014 में दिसंबर 2014 में राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा पे आए। रूस पहली बार रक्षा प्रौद्योगिकी और रक्षा उद्योग के क्षेत्र में बड़े स्तर पर संयुक्त उत्पादन के लिए राजी हुआ। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि इससे पूर्व भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित किया और वो उसका उत्पादन करता है। ब्रह्मोस मिसाइल एक मीडियम रेंज की सुपरसोनिक मिसाइल है जो आज के समय में बहुत ही तीव्रता से वॉर करती है और उसके स्तर की अभी विश्व में बहुत ज़्यादा मिसाइल्स नहीं है। वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी की मिसाइल है जो नभ से, वायु से और थल से, तीनों तरफ से उसका प्रयोग किया जा सकता है और न्यूक्लियर वॉरहेड भी उसमें सेट किया जा सकता है। फिर दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा हुई, समझौते हस्ताक्षर हुए जिसमें कोमोव 226 हेलीकॉप्टर बनाने का एक समझौता हुआ। मेक इन इंडिया के अंतर्गत ये रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी परियोजना के रूप में सामने आया। और 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जो रूस और भारत के बीच में जो द्विपक्षीय बातचीत हुई उसमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे समाधान हुआ। भारत को रूस ने वो देना स्वीकार किया और इस बात के लिए समझौता हुआ। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की कोई भी मिसाइल भारत के वायु क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। अगर करने का प्रयास करती है तो वायु क्षेत्र में ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस तरीके की 5 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए भारत ने उससे बात की और उस पर रजामंदी हुई और अंतिम तौर पर अक्टूबर 2018 में उस समझौते पे हस्ताक्षर हुए। हालांकि USA ने इस समझौते का विरोध किया क्योंकि एक काफ़ी बड़ा समझौता था और इस समझौते का कुल मिला के पूरा आकार जो था वो 40,000 करोड़ के आसपास का था। 20वें वार्षिक सम्मेलन 2019 में चर्चा हुई दोनों देशों के बीच में, जिसमें समुद्र ऊर्जा, अंतरिक्ष, कनेक्टिविटी संबंधी कुल दर्जन भर से ज़्यादा समझौते हुए। चेन्नई और व्लादिवोस्टोक के बीच में जलमार्ग बनाने पर सहमति हुई। मोदी जी को सर्वोच्च रशियन नागरिक अवार्ड जिसको ऑर्डर ऑफ सेंट
एंड्रयू द अपोस्टल कहते हैं, वो देने की घोषणा हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में विकास के लिए $1 बिलियन का ऋण के रूप में देने की घोषणा हुई। भारत और रूस के संबंधों में अगर हम व्यापक तौर पर देखें बारीकी से, तो रक्षा उत्पादन और रक्षा व्यापार ही मूलतः है। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो बहुत थोड़ी हैं। व्यापार दूसरे नंबर पे आता है, रक्षा पहले। दिसंबर 2011 में रूस भी WTO का सदस्य बना, जो उसकी बदल थी। भारत और रूस दुनिया के अलग अलग संगठनों में, जैसे ब्रिक्स है, G20 है, SCO में है, इन संगठनों में मंच साझा करता है और जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, आतंकवाद, इन पे सहमति रखता है। न्यू है, सुरक्षा परिषद में सुधार है, बौद्धिक विश्व की भी बात करता है। साथ ही साथ UNO की जो बाकी संस्थाएं हैं उनमें भी लोकतांत्रिकरण की बात कहता है। दोनों राष्ट्रों के बीच में सहयोग के काफ़ी क्षेत्र हैं। प्रतिरक्षा के क्षेत्र में अब तक रूस ने हमें MiG-21, MiG-29, सुखोई 30 MKI, है ना, तमाम परमाणु पनडुब्बियाँ, ब्रह्मोस मिसाइल रक्षा उत्पादन में सहयोग, परमाणु ऊर्जा के यूरेनियम की आपूर्ति, तमिलनाडु में, कनकुलम में, इस तरीके के अंतरिक्ष में भी उसने अंतरिक्ष विज्ञान में भी उसने हमको समझाया। भारत का राकेश शर्मा जी रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से ही अंतरिक्ष में गए थे। आर्थिक सहयोग की बात करें तो 2009 से 10 के बीच में 7.46 बिलियन का व्यापार था दोनों देशों के मध्य में, जिसे 2015 तक $20 बिलियन का टारगेट रखा गया, लेकिन वो प्राप्त ना हो सका। तो 2018-19 में 8 से 9 अरब डॉलर के बीच, US डॉलर के बीच में ये व्यापार रहा। फिर बाद में इसको 2025 में $30 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, जबकि USA के साथ 2017-18 में हमारा व्यापार $74 बिलियन से ऊपर है। तो दोनों का तुलनात्मक देखें तो हमारा अभी भी रूस के साथ जो हमारा भावनात्मक संबंध है, जो रक्षा का संबंध है, जो हमारी विश्वसनीयता है दोनों राष्ट्रों के बीच में, व्यापार में वो परिणत होती नहीं दिखाई देती। विज्ञान और तकनीक के मामले में काफ़ी सहयोग है, सांस्कृतिक सहयोग है। भारत की फिल्म, संस्कृति, संगीत, नृत्य रूस में काफ़ी लोकप्रिय है। 2011 में रूस में भारतीय महोत्सव और 2012 में भारत में रूसी महोत्सव मनाया गया। रूसी शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, भाषाविदों को भारत के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जो भारत और रूस की घनिष्ठता को दर्शाता है। अब भारत और रूस के जो व्यापारिक संबंध हैं वो उत्तरोत्तर बढ़ नहीं पा रहे आगे। अगर उनके जो नंबर्स हैं व्यापार का, जो $10 बिलियन है, $11 बिलियन है, वो बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो वहीं की वहीं अप डाउन कर रहा है। आज भी दोनों देशों के मध्य में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। रूस में कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस का बहुत सारा भंडार है और दोनों संस्कृतियों में और वहाँ के लोगों में बहुत बड़ा आपसी विश्वास है। भारत भी एक बड़ा उत्पादक है कृषि क्षेत्र के मामले में, इंजीनियरिंग आइटम्स के मामले में, IT के मामले में, फार्मास्यूटिकल्स के मामले में। उसके बावजूद भी दोनों राष्ट्रों के मध्य व्यापार उतना नहीं है जितना होने की संभावनाएं हैं या जितना हो सकता है, जबकि भारत तेल और गैस का बड़े स्तर पर आयात करता है। भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा इस पर खर्च किया जाता है। भारत के संबंध रूस के साथ भावनात्मक अधिक हैं और व्यापारिक कम। अगर ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, अभी भी हमें इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ना है। भारत और रूस के और भारत के संबंधों में अगर कहीं दुविधा है तो जैसे कि भारत और USA के मध्य जो नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, खासकर 1991 से लेके अब तक, वो कहीं ना कहीं रूस को टच करती है नकारात्मक तौर पे।
द्विपक्षीय व्यापार भी दोनों के मध्य एक गंभीर विषय है जो बहुत तेजी से नहीं बढ़ पा रहा। काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी उसमें अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाई है। एक सैन्य सामानों की कीमत का रूस और भारत के मध्य चूंकि सैन्य साजो सामान की व्यापार काफ़ी अधिक होता है, लेकिन उनकी कीमतों के बारे में और तकनीकी हस्तांतरण एक बड़ा मुद्दा है दोनों राष्ट्रों के बीच में। लेकिन फिर भी दोनों राष्ट्रों के मध्य विवाद इतने गहरे नहीं हैं। दोनों राष्ट्र एक रणनीतिक साझेदार हैं, दोनों के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वैश्वीकरण के युग में उसकी परिस्थितियों के अनुरूप असीम संभावनाओं का लाभ उठाते हुए दोनों राष्ट्र अगर साथ मिलकर अपने व्यापार को और द्विपक्षीय गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं तो ये दोनों राष्ट्रों के लिए भी लाभकारी होगा, एशिया के लिए लाभकारी होगा और कहीं ना कहीं विश्व समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली साबित होगा, जिससे दुनिया में शांति की स्थापना और न्याय स्थापना में मदद मिलेगी।